फिर आप देखते हो पोल के ऊपर फ्यूज लगा होता है। ये कहाँ लगा होता है? जहाँ पर आपका क्या रखा होता है? ट्रांसफार्मर। ध्यान है, घर में जब लाइट चली जाती है तो बच्चों को तुमने शायद देखा ही ना हो कि कैसे आ जाती है लाइट। तो आज जब जाओगे तो जहाँ पर ट्रांसफार्मर, तो समझते हो जो बड़ा वाली वो रखी होती है पेटी से, तो उसके नीचे ऐसा एक हैंडल लगा होगा, लकड़ी का हैंडल होगा ऐसा, उसको ऊपर नीचे उठा सकते हैं, ऐसा हैंडल होगा उसको। तो देखना जाके किसी भी ट्रांसफार्मर में नीचे जाके, तो उसमें एक तार पे बंधा होता है तार। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा करंट आ जाता है तो वो ब्रेक हो जाता है, तो तुम्हारे घर की लाइट चली जाती है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी लाइन में लाइट नहीं आ रही, दूसरी लाइन में लाइट आ रही है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ जो लाइट आ रही है वो दूसरे ट्रांसफार्मर से आ रही है, किसी और के आ रही है वो दूसरे ट्रांसफार्मर से आ रही है। तो जहाँ ट्रांसफार्मर से तुम्हारे आ रही है उसके सारे घरों की लाइट भाग जाएगी। क्यों भाग जाएगी? क्योंकि फ्यूज कट जाता है। तो अब इससे ये सीखने को मिला कि फ्यूज क्या होता है। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस जो आपके घर के अंदर परमिसिबल अमाउंट, जितना करंट का अंदर जाना चाहिए, जितना आपके घर को चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाने देता। फ्यूज क्या करता है? उसको ब्रेक कर देता है सर्किट को। ये अलग स्पेशल टाइप का एक वायर होता है जो मैं लिखवाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो उसका बना होता है ये फ्यूज वायर, और ये एक पर्टिकुलर करंट के बाद मेल्ट हो जाता है अपने आप ही ऑटोमेटिक, और सर्किट ब्रेक हो जाता है और आपके घर की लाइट भाग जाती है। फिर थोड़ी देर में वो आता है इलेक्ट्रिशियन और वो इस फ्यूज को लगा के चला जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात है? तार ही तो होता है बेटा, फ्यूज में नया वायर लगा दे। तेरे घर में होता है तो कभी नहीं होता फ्यूज होता है हमारे घर में, क्या करते हैं? पापा करते हैं, तो वो फ्यूज वायर ही लगाते हैं। आजकल बने बनाए फ्यूज आ रहे हैं तो नया फ्यूज लगा देते हैं। पहले क्या होता था? पहले कटआउट्स आते थे तो उसमें दो तार जोड़ देते थे, इधर जोड़ देते, इधर जोड़ देते, तो फ्यूज हो जाता। सर्किट ब्रेकर ही तो है, हमारा काम क्या है? ये सर्किट ब्रेक करता है बस। और पर हम घरों में एक गलती बहुत बड़ी है, तो मेन फ्यूज है तो खंबे पे लगा हुआ है। हमारे घरों में भी फ्यूज लगता है, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे लगते हैं। अब ये दो वायर कहाँ आ गए? मीटर के अंदर। ये मीटर बॉक्स है ना, kWh, मतलब यहाँ पर आ रही है आपकी वोल्टेज, कितनी एनर्जी आप देखते हो। ये आ गया आपका मेन स्विच, ठीक है, जहाँ पर आपका क्या लगे होते हैं? MCB लगी होती है। घर में बाहर MCB बॉक्स होता है ना। पहले MCB बॉक्स की जगह कटआउट्स होते थे छोटे छोटे, अब MCB होती है। वो भी वही काम करती है जो कटआउट्स करते थे। परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा, पहले क्या होता था? उसे जोड़ना पड़ता था बार बार तार, ठीक है। अब क्या करना पड़ता है उसको? अब सिर्फ उसको उठाना पड़ता है, वो नीचे गिर जाती है ना, तो उसको फिर उठा लेते हैं ऊपर, तो सर्किट फिर जुड़ जाता है हमारा। तो MCB का काम और फ्यूज का काम लगभग सेम, ठीक। अब आ जाओ, ये आ गए मेन स्विच, हमारा मेन स्विच। और ध्यान से सुनते रहो। जसमीत तेरे कान पे बहुत जोर से मारूंगा अगर अपने हंसा तो, ध्यान रखिए इस बात को। बल्ब है, बस बल्ब की शेप समझना चाहिए।
चलो इसको क्या समझा रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके का ये हमारा ये भी फ्यूज है। तो ये लाइव वायर होती है, ये न्यूट्रल वायर होती है, दो वायर आपके घर में आती है। एक आप अपने आप डालते हो, ये अर्थ वायर है, ठीक है। तो अर्थ वायर बाहर से नहीं आती है, अर्थ वायर हम डालते हैं अपने घर के अंदर, और उसको हम क्या करते हैं, ज़मीन में डाल देते हैं अंदर। तो 30-40 फुट नीचे गड्ढा करते हैं और उसके अंदर कॉपर वायर से एक कॉपर प्लेट लटका देते हैं अंदर, ठीक है। और उसके अंदर क्या करते हैं, नमक और कोयला, उसका चूरा उसके अंदर डाल देते हैं, क्या, ताकि अच्छा कंडक्टर बन जाए वो, और अच्छा कंडक्टर बन जाए, ठीक है। और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब वैसे तो अर्थ के अंदर मॉइस्चर होता ही है, तो इसलिए वो लेती देती है, वो नमक भी उसको मॉइस्चर को और कोयला भी खींचता रहता है। तो ये अर्थ वायर है, इससे ही हम सारे घर के अंदर, अब जहाँ जहाँ आप देखो ये 3 पिन सॉकेट लगे हुए हैं, जिसके अंदर आप प्लग करते हो, वो सॉकेट के अंदर सबसे ऊपर वाला हिस्सा किसका होता है, अर्थ का होता है, सबसे पहले ऊपर हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये अर्थ का पार्ट है। तो ये जुड़ा रहता है अर्थ के साथ हमेशा। और जो 3 पिन का जो प्लग है, 3 पिन वाला, उसकी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आगे का जो उसका सबसे ऊपर वाला बड़ा होगा, अगर आप देखोगे तो ये लंबा है और ये 2 छोटे हैं। तो लंबा इसलिए ताकि सबसे पहले ये क्या करें, अंदर, पहले जब हम उसको अंदर डालेंगे तो सबसे पहले बॉडी क्या होगी, अर्थ हो जाएगी। सबसे पहले क्या होगी, अर्थ हो जाएगी, ताकि उसका सारा करंट, अगर बॉडी के अंदर करंट आ रहा है किसी अप्लायंस के, तो वो करंट पहले कहाँ चला जाए, अर्थ के अंदर चला जाए। अर्थ मैंने बताया था आपको कि 0 वोल्ट पर होती है, अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी एट 0 वोल्ट। अब ये 0 वोल्ट है, तो जब तुमने उसको कर दिया, बाहर से हमारे पास घर में आता है 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, 220 वोल्ट आता है हमारे। तो जब वायर मान लो यहाँ लगाया तुमने और इसमें एक प्रेस लगा दी तुमने यहाँ पे, अब प्रेस लगाई, जैसे ही वो लंबा वाला जो पार्ट ऊपर वाला है वो इसमें अंदर जाएगा, तो सबसे पहले वो अर्थ होगा। तो तुम्हारा जो अप्लायंस है वो सबसे पहले उसकी अर्थिंग हो जाएगी। अब उसके अंदर बॉडी में करंट नहीं होगा, बॉडी में करंट नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने ये अर्थ वायर नहीं लगाया, 2 पिन करके अब मेटल वाली चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो जो अगर उसकी बॉडी में करंट हुआ तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके शरीर के अंदर से ही होके जाएगा और आपको झटका, शॉक देगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक। तो अर्थिंग किस काम की है, ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है, ठीक है। तो अर्थिंग का काम क्या है, रोल क्या है, ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, समझ में आ गई बात। अब ये मीटर के बाद हमारा जो है ये मेन स्विच आ गया, जहाँ एमसीबी लगी होती है। फिर यहाँ से आगे हमें हमारे घर में भी एक फ्यूज़ लगा होता है, ये फ्यूज़ भी वही काम करता है जो यहाँ करता है, ठीक है। ये फ्यूज़ इसको मीटर को बचाता है, ये इससे ज़्यादा है, क्योंकि ये किसका है, ये अगर ख़राब हो गया तो हमारे घर में लाइट नहीं आएगी, ये जल जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो फ्यूज़ ज़्यादा करंट ना जाए तो वो इसको बचाने के लिए। और अगर मान लो आ भी गया अंदर और ये मीटर भी ख़राब नहीं हुआ तो तुम्हारा अप्लायंस को ख़राब कर देगा। फ्रिज चल रहा हो, टीवी चल रहा हो, ओवन चल रहा हो, जो भी बिजली का सामान, वॉशिंग मशीन चल रही है, वो ख़राब हो जाएगा। कोई भी ख़राब हो सकता है, ज़रूरी नहीं ख़राब हो सारे, पर कोई ना कोई ख़राब हो जाता है। पहले ज़्यादा दे देते थे लाइट तो जल जाता है। तो अब क्या होता है, फिर ये यहाँ से टूट जाएगा, अगर यहाँ से निकल आया तो यहाँ बच गया, टूटे गए। अब जाएगा तो फिर तुम क्या करोगे, अपना फ्यूज़ बदलोगे, लाइट तुम्हारे रखना। समझ में आ गई बात, क्योंकि ये इंस्टेंट होता है, ऐसा नहीं होता कि एक साथ ही 250 या 300 वोल्टेज उन्होंने भेज दिया, भेजे रखेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो कभी कभी क्या होता है, गलती से एकदम से ज़्यादा आ जाता है, और ज़्यादा आने से जो है ख़राब हो जाता है। तो पहले बल्ब थे, येलो वाले जो बल्ब आते हैं वो फूट जाते थे घरों में, ज़्यादा वोल्टेज भेज देते थे तो वो जल्दी जल्दी पटाख करके बोल जाते। अब ये सब चीज़ें तो एलईडी की आ गई, तो इसमें हीट ही प्रोड्यूस नहीं होती, तो हीट प्रोड्यूस नहीं होती तो ये ख़राब भी नहीं होती। लेकिन अप्लायंसेस ख़राब होते हैं, एसी भी ख़राब हो सकता है, फ्रिज भी ख़राब हो सकता है, कुछ भी ख़राब हो सकता है, ठीक। तो इसका काम फ्यूज़ का क्या है, सेफ्टी मेजर है,
ताकि अब जितना करंट अंदर जाना चाहिए उतना ही जाए, उससे ज़्यादा ना जाए। जितना ज़्यादा करंट होगा, हमने पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। हमने पढ़ा था आई स्क्वायर आर टी पढ़ा था, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ऐसा पढ़ा था हमने। तो जितना ज़्यादा करंट अंदर चला जाएगा उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, अप्लायंस खराब हो सकता। समझ में आ गई बात? फिर इसके बाद इस बल्ब को किसी की जरूरत नहीं, ये तो स्विच है, इसे स्विच, ठीक है। अब इस स्विच को अगर मैं ऐसे करा हुआ है तो ये क्लोज्ड स्विच है, क्लोज्ड मीन्स ऑफ है। और अगर मैं इसको नीचे जोड़ दूं, ऐसे जोड़ दूं ऐसे, तो इसका मतलब वो ये ऑन हो गया है ना, ऑन हो गया तो बल्ब जल जाएगा। तो बल्ब के लिए मुझे अर्थिंग की जरूरत नहीं है। बल्ब के लिए मुझे क्या अर्थिंग की जरूरत है? अर्थिंग की जरूरत किसके लिए है? जितने भी मेटल के अप्लायंसेस हैं, नॉन मेटेलिक अप्लायंसेस के लिए मुझे जरूरत नहीं है। तो जितने भी आपके घर में प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उनके लिए आपको किसी भी अर्थिंग की जरूरत नहीं होती, ठीक है। वो चल रही है, बिजली से चलती है, तो आपको जरूरत नहीं। जैसे तुम घर में लेडीज़ जो हैं वो हेयर ड्रायर यूज़ करती हैं, ठीक है, लड़के जो हैं वो ट्रिमर यूज़ करते हैं, तो सब प्लास्टिक के होते हैं, उनमें करंट नहीं आता, इसलिए उनमें 2 ही पिन की वो होते हैं प्लग, तो 2 पिन लगे होते हैं। अपने घर जाकर देखना, जो सामान तुम्हारे यहाँ हो बिजली वाला, जो प्लास्टिक का सामान होगा उसके अंदर कभी भी कूलर है, आजकल प्लास्टिक के कूलर आते हैं, उसमें भी 3 पिन प्लग नहीं होगा, उसमें भी 2 पिन का ही होगा, वो तार लगा होगा। और जो पुराने वाले कूलर हैं, जो लोहे वाले कूलर हैं, उनमें सब में 3 पिन आएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और ये मैंने बता ही दिया आपको कि ये क्या हो रहा है। तो दूसरी बात ये है, देखो ये और ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। जो हमारा डोमेस्टिक वायरिंग है वो हमेशा पैरेलल में लगाई जाती है, करी जाती है। क्यों करी जाती है पैरेलल में? पहली बात तो ये कि अगर एक चीज़ खराब हो गई, सीरीज में है, तो सारा घर की लाइट बंद हो जाएगी। डोमेस्टिक वायरिंग पैरेलल में क्यों करी जाती है? अब मान लो मैंने स्विच, एक ट्यूबलाइट बंद कर दी, तो अगर सीरीज में होगी तो सारे घर में जो आगे तक की लाइन में उसके अप्लायंसेस लग रहे हैं वो सब बंद। गलती से कोई चीज़ फ्यूज हो गई, सब बंद। तो पैरेलल में सब इंडिविजुअल चलते हैं। एक पंखा खराब हो गया, दूसरा चलता रहेगा, दूसरा खराब हो गया, तीसरा चलता रहेगा, 2 लाइट खराब होगी तो भी तीसरी लाइट जलती रहेगी। तो पैरेलल में एक तो इसलिए करते हैं ताकि एक के खराब होने से पूरे घर की लाइट ना जले। दूसरी बात मैंने आपको समझाया भी था कि पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होने से हीट जो है वो कम प्रोड्यूस होती है और उससे हमारे तार वार भी खराब नहीं होते। तो सीरीज में ज़्यादा जल्दी खराब होती चीज़ें, पैरेलल में नहीं खराब होती, ठीक है। और पैरेलल में सबको बराबर वोल्टेज मिलता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि पैरेलल कंडक्टर्स को पैरेलल लगाते हैं तो क्या होता है, V सबका सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम व्हेन वी कनेक्ट ऑल द कंडक्टर्स इन पैरेलल। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब हम घर की डोमेस्टिक वायरिंग पैरेलल में क्यों करते हैं, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ एक बार, डोमेस्टिक वायरिंग किस लिए करते हैं, ताकि एक अप्लायंस के ख़राब होने से दूसरे इफेक्ट ना हो। दूसरी बात, पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इससे हीट कम जनरेट होती है, तो हमारी वायरिंग खराब नहीं होती घर की वायरिंग। तीसरा क्या बताया मैंने कि अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हर अप्लायंस के पास बराबर जाएगा। 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट ही मिलेगा। अब अगर मान लो सपोज करो मेरे को इस पंखे में 220 वोल्ट चाहिए और यहाँ आ रहा है 110 वोल्ट, तो पंखा इतनी तेज चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा करंट, ठीक है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, ये हमने पढ़ा हुआ है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये ओम्स लॉ ने कहा था, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम्स लॉ ये था। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज अगर कम हो गई तो करंट भी कम हो जाएगा, तो उसकी जो वर्किंग है वो भी स्लो हो जाएगी। अगर बल्ब है तो डिम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो एक बार इसको बना लो जल्दी से फटाफट, और फिर ये चीज़ भी लिखवा देता हूँ। तो फ्यूज वायर मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ एक बार। लेड है 75% और टिन 25%। ये फ्यूज वायर होगा, फ्यूज वायर।
और ये मेल्ट होता है जब टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इट मेल्ट्स एट 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एक तो ये है। और अब फ्यूज का यूज क्या है वो लिखवा रहा हूँ। व्हाट इज द यूज ऑफ फ्यूज? ठीक है, लिखो एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ डिवाइस। और फ्यूज हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, लाइव वायर में लगता है, ये भी ध्यान रखना है। न्यूट्रल वायर में नहीं लगाते, लाइव वायर में फ्यूज वायर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन सीरीज, which is used in series to limit the current, in an electric circuit, to limit the current in an electric circuit so that it easily melts, due to overheating, which easily melts due to overheating when excessive current passes through it. When excessive current passes through it. ठीक है, जब एक्सेसिव करंट उससे पास होता है तो वो मेल्ट हो जाता है और सेफ्टी डिवाइस की तरह आपके अप्लायंसेस की सुरक्षा रखता है। ठीक है, अच्छा, अब ये भी याद नीचे अगली लाइन में लिख लो। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर। ठीक है, अब आगे लिख लो। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द सर्किट। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड in the beginning of the circuit. ठीक है, तो हमारे घर में जो फ्यूज वायर्स होते हैं वो उनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। किस अप्लायंस को कितना करंट चाहिए उसके हिसाब से होता है ना। 5 एम्पियर वाले भी होते हैं, 15 एम्पियर वाले भी होते हैं, बड़े भी, छोटे बड़े सब तरह के आते हैं। ठीक है, अब जैसे एसी को ज़्यादा करंट चाहिए तो ज़्यादा वाला लगेगा इसके लिए, पंखे को कम वाला चाहिए तो 5 एम्पियर से काम चल जाएगा। अगर घर में गीज़र लगाया हुआ है तो उसको ज़्यादा चाहिए क्योंकि कम से कम 2000 वाट का होता है वो, तो उसको ज़्यादा चाहिए। तो इस प्रकार से जिसको जितना ज़्यादा करंट चाहिए उसके हिसाब से आप फ्यूज़ लगाते हैं। ठीक है, तो और दूसरा ये स्विच भी आप जो देखते हो, सॉकेट जो देखते हो, सॉकेट भी छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो हम कहते हैं भाई ये तो नॉर्मल वो है सॉकेट। एक होता है पावर सॉकेट बड़ा वाला, है ना। तो उसमें एसी का जो हमने यहाँ लगा रखा है, यहाँ तो पावर वाला लेफ्ट पे लगा हुआ है, इसकी वायरिंग भी अलग होती है। इसका वायर पतला वाला नहीं होता क्योंकि सबकी थिकनेस अलग अलग है, वायर की थिकनेस अलग अलग होती है। जिसमें ज़्यादा करंट जाएगा तो उसको थिक होना चाहिए, और जो जिसमें कम चाहिए वो पतला सा वायर भी काम कर जाता है ना। छोटा सा जैसे तुम दिवाली पे लड़ियाँ लगाओगे तो उसकी वायर तो बहुत पतली सी होती है, एकदम पतली सी, क्योंकि उसके जो बल्ब है वो छोटे छोटे से हैं, उसमें थोड़ा सा करंट चाहिए, उससे जल जाते हैं। लेकिन अगर तुम कोई बड़ी चीज़ चलाओगे तो मोटा होना चाहिए। अब एसी के लिए वायर देखोगे तो वो और मोटी है, एसी की वायर मोटी है, क्योंकि अगर पतली वायर में से ज़्यादा करंट खींचने की कोशिश करोगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो घरों में जो आग लगती है वो ज़्यादातर ऐसे होता है। बहुत घरों में हम लोग ऐसा भी करते हैं कि मल्टी प्लग लगा लेते हैं। अब जैसे एक 5 एम्पियर का सॉकेट लगाया तो 5 एम्पियर के सॉकेट में आपने एक मल्टी प्लग कर दिया, तो मल्टी प्लग क्या होता है, जिसके अंदर 3-4 और सॉकेट्स होते हैं। एक लगाने पर 3-4 अलग अलग डायरेक्शंस में सॉकेट्स होते हैं। अब उसमें एक में प्रेस लगा ली, कुछ भी लगा लिया तुमने जिसमें 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट आप उसमें से खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो 5 एम्पियर से ज़्यादा खींचोगे तो वो ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और अगर मान लो आप कहीं बाहर हो और घर में स्पार्क हो गया पीछे से और उसमें आग लग गई तो घरों में आग लग जाएगी। और ये घरों की आग भी बच सकती है, उसके लिए भी आजकल बहुत सेफ्टी अप्लायंसेस आ रहे हैं, लेकिन लोग लगाते हैं।
जो आजकल अर्थिंग का काम हो रहा है ना, अर्थिंग के अलावा एक और भी अप्लायंस आता है जिसको एक ही वो 3-4 हज़ार रुपये का आता है, MCC भी बोलते हैं उसको। तो वो क्या करता है, आपको चिपकने नहीं देता। अगर करंट लग गया तो जैसे ही तुम्हें झटका लगेगा वो ऑफ हो जाएगा अपने आप ही, तो तुम्हारे को झटका नहीं लगेगा। ठीक है, अर्थिंग नहीं भी है घर में इसी कारण से, और उस अप्लायंस के लिए जो तुम यूज़ कर रहे हो उसके उसमें सर्किट के अंदर तुमने वो लगाया हुआ है, तो जैसे ही तुम्हें झटका लगेगा ऐसे करोगे, तुम झटका मारेगा वो फट से बंद हो जाएगा, मतलब चिपके नहीं रहोगे उसमें। और नहीं तो कई बार ये क्या करती है, चिपका लेती है और आदमी मर सकता है। ठीक है, AC जो है वो पकड़ लेती है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा हम इसके बाद करने जा रहे हैं शॉर्ट सर्किटिंग। क्या करने जा रहे हैं, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है, तो तुम सुनते भी होगे घर में आग लग गई भाई शॉर्ट सर्किट हो गया। तो क्या हो गया शॉर्ट सर्किट में, तो शॉर्ट सर्किट में ये होता है कि ये लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में मिल जाती है। ठीक है, कई बार तुमने तारों की दिवाली देखी होगी, देखी किसी ने, तार टूट गया, किसी बंदर ने झटका मारा उसको टूट गया वो टूट के लाइव वायर न्यूट्रल वायर में गिर गया, न्यूट्रल वायर लाइव वायर में गिर गया। तो जब तक वो बंद नहीं करी जाती लाइन, जब तक वो खूब स्पार्किंग होती है उसमें, जैसे फुलझड़ी चल रही है खूब, इन्हें याद नहीं है, बच्चे होंगे छोटे से, बहुत दिन पहले यहाँ वाली वायर में इनके घर के सामने जो लाइन जा रही है उस पर खूब पटाखे बजे। ठीक है, हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे थे, बज रही थी खूब। तो वो जब तक बंद नहीं करोगे जब तक चलता रहेगा, क्यों, क्योंकि लाइव वायर उसके साथ टच होता रहेगा। और अब घरों में भी ये हो जाता है कई बार कि गलती से लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो गए। अब लाइव न्यूट्रल वायर टच होने पर ऐसा सर्किट बन जाता है जिसमें रेजिस्टेंस लगभग 0 हो जाता है। लाइव और न्यूट्रल वायर को अगर हम जोड़ दें तो करंट, उसमें रेजिस्टेंस जो है वो लगभग 0 हो जाता है उस सर्किट में। और जब रेजिस्टेंस 0 हो गया तो करंट कैसा आएगा, ज़्यादा कि कम, ज़्यादा आएगा। जब रेजिस्टेंस ही तो रोकता है उस करंट को, करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको रेजिस्टेंस अगर मिलना बंद हो गया तो करंट ज़्यादा आएगा, और करंट ज़्यादा आएगा तो एकदम क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और हीट प्रोड्यूस हो जाएगी तो क्या होगा, वायर में आग लगेगी। तो घरों में आग जो है वो शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से ही लगती है, और वो गलती यही होती है कि लाइव और न्यूट्रल वायर किसी भी एक्सीडेंटली टच हो गए तो आग लग जाए। ठीक है, तो इसको ही बचाने के लिए सारे सेफ्टी डिवाइसेस हैं, फ्यूज़ है आपका, और पर ये सारी लापरवाहियाँ भी हम लोग ही करते हैं, ज़्यादातर हमारी लापरवाही से ही ऐसा होता है। ठीक है, और ये होता है जी आपकी शॉर्ट सर्किट। एक होती है जी ओवरलोडिंग, अभी लिखवाऊंगा सारा इकट्ठा। एक होती है ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग मैंने आपको अभी बताई, जो मल्टीप्लग वाली बताई, दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। आपको सॉकेट में 5 एम्पियर चाहिए और खींच रहे हो उसमें से 8 एम्पियर, तो ओवरलोडिंग की वजह से भी घरों में आग लग जाएगी। अब तुमने जब तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे कुछ नहीं हुआ, लेकिन होगा क्या, धीरे धीरे वो गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, फिर उसमें आग लग जाएगी। अब तुमने तो लगा के छोड़ दिया, लगा के छोड़ दिया, उसके बाद तुम खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, अब वायर गर्म होता जाएगा। अगर वायर कोई तुमने ऐसी लगा रखी है जो बिल्कुल लोकल वाली है तो जल्दी आग पकड़ लेगी, जो अच्छी वाली लगा रखी है तो थोड़ी देर में पकड़ लेगी, पकड़ेगी जरूर। ठीक है, तो ओवरलोडिंग भी उतनी ही खतरनाक है जितनी शॉर्ट सर्किटिंग खतरनाक है। तो इन दोनों चीज़ों से, ओवरलोडिंग से तो हम खुद ही बच सकते हैं भाई, एक जितना उसकी हिम्मत है। अब ये ऐसे ही है जिसी इसमें उसकी लेबर की हिम्मत तो जो है 2 बोरी लेके चढ़ने के ऊपर, अब तुमने लाद दी उसके ऊपर 4 बोरी, तो अब चढ़ जाए 2 मंजिल ऊपर तो क्या होगा, 4 मंजिल पे चढ़ने से पहले ही 2 मंजिल भी गिर जाएगा। 2 मंजिल चढ़ गया तो उसके बाद तीसरी एक स्टेप बाद ही मर जाएगा उसमें, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसकी बस की नहीं है उठा के लेके जाना। ठीक है, वही स्थिति ओवरलोडिंग की होती है। 5 एम्पियर लेना है, खींच रहे हो, उसमें अप्लायंसेज लगा लिए 8 एम्पियर 10 एम्पियर वाले, तुम जब तो सोचते नहीं कि इसमें है क्या, क्योंकि नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता। और ज़्यादातर घरों में उनके लगती है जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास कमरे में एक ही स्विच है, एक ही सॉकेट है, और उसमें ला के मल्टीप्लग, इसने भी लगा, उसने भी लगा, ये भी लगा, वो भी लगा, टीवी भी उसी से चल रहा है, सब कुछ उसी से ठोक लेते हैं, तो आग लग जाती है। ठीक है, तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग 2 चीज़ें खराब चीज़ें हैं जो हमें नुकसान बताती हैं।
अब इसको लिख लो, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है और ओवरलोडिंग क्या होती है। अभी घरों में क्यों हो जाती है, हमारे घरों में कैसे होती शॉर्ट सर्किटिंग, ये तो मैंने सोचा शॉर्ट सर्किट होती कैसे। जो लाइव वायर है, जो न्यूट्रल वायर है, वो तो एक पाइप पे से जाते सारे। हमारे घरों में कभी वायरिंग होती देखी किसी बच्चे ने? नया घर बनते नहीं किसी ने देखा? तूने देखी वायरिंग कैसे होती है? वायरिंग तो उसमें क्या है, दीवारों के अंदर प्लास्टिक के वायर, अंदर प्लास्टिक की पाइप दबाते हैं, बीम में छत में भी डलवाते हैं और दीवारों में डलवाते हैं, ठीक है। वो अंदर प्लास्टर के अंदर होते रहते हैं। जय तुम देख रहे हो तार निकल रहा है, बस देख रहे हो पीछे ऊपर, और वो क्या कैसे निकल रहा है, वो पाइप है, ठीक है। तो ऐसी सब जगह जगह पाइप। अब यहाँ तक वायर आया कैसे, यहाँ तक कैसे वायर आया, यहाँ तक कैसे पहुँचा? तो सारे में पाइप से, प्लास्टिक के पाइप। उसी प्लास्टिक के पाइप के अंदर लाइव वायर भी है, उसी में अर्थ वायर भी है, उसमें ही न्यूट्रल वायर भी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइव और न्यूट्रल वायर टच होने से अर्थिंग वो होती है शॉर्ट सर्किटिंग। अब होता क्या है, जब पुराने हो जाते हैं और तुम कई बार क्या है खींचतान भी करता है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसको कुछ उसने खींच के देखा, कुछ टूट गया, वो उसकी जो ऊपर की वो थी रबर थी, वो किसी कारण से भी कट गई, या डालते वक्त कट गई, तो डाल दी उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, वो तो खींच के चलाया और तुमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी शुरू करी और बाई चांस टाइम होने के साथ वो टच हो गई, किसी भी कारण से टच हो गई, तो शॉर्ट सर्किटिंग है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किटिंग लाइव और न्यूट्रल वायर को टच करने से ही होती है, अर्थ वायर से कोई लेना नहीं है। और पूरे घर में न्यूट्रल वायर एक ही होती है। न्यूट्रल वायर में मतलब जैसे लाइव वायर तो अलग अलग लेते हैं, तो न्यूट्रल एक ही आता है पूरे घर में, ठीक है। ये भी अलग अलग सिस्टम है वायरिंग के भी, जो हमने पढ़ा है ये ट्री सिस्टम है। एक और भी सिस्टम होता है, इसे रिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ट्री सिस्टम थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इसमें वायर ज़्यादा लगती है, और रिंग सिस्टम थोड़ा सस्ता होता है, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बस ये सिंपल इतना सा ये ट्री सिस्टम जो मैं समझाया था। तो कैसे होता है, बस ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है दूसरा वाला, ठीक है। अब लिखो शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में लिखो, इफ द प्लास्टिक इंसुलेशन of live wire, if the plastic insulation of live wire and neutral wire, live wire and neutral wire gets torn, ठीक है, gets torn, then two wires touch each other, This touching of live and neutral wire is called short circuiting. This touching of live and neutral wire, is called short circuiting. When two wires touch each other, when two wires touch each other, लिख बेटा, हाँ इसमें लिखना और इसमें लिखेंगे। When two wires touch each other, the resistance of the circuit so formed, when the two wires touch each other, the resistance of the circuit so formed is very very small. जो सर्किट बना है उसमें रेजिस्टेंस बहुत बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। When the two wires touch each other, the resistance of the circuit so formed is very very small, ठीक है।
फुल स्टॉप लगा के लिखो, सिंस द रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, सिंस द रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, the current flowing through the wires, the current flowing through the wires becomes very large, becomes very large and heats the wires, and heats the wires to a dangerously high temperature, and heats the wires to a dangerously high temperature, and a fire may start, and a fire may start. तो शॉर्ट सर्किटिंग में मैंने समझा दिया, दोबारा समझा देता हूँ. when live and neutral wire accidentally touches each other, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, सर्किट ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस इज फॉर्म. ड्यू टू वेरी लो रेजिस्टेंस, ह्यूज अमाउंट ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पासिस थ्रू इट, विच प्रोड्यूसेस हाई अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, और विच कैन मेल्ट द वायर, वायर को मेल्ट कर सकती है. ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ज़्यादा करंट पास हुआ, ज़्यादा करंट पास होने की वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई, और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने से उसमें आग लग सकती है. क्या समझ में फालतू और पूछ ले. इसके अंदर तो ये तो ऐसे लाइनर सर्किट पूरा कर रहा है वो. ये तार तो दोनों के दोनों ये यहाँ पर थोड़ी मिलाने में, इसका एक तार गया थे उसमें अप्लायंस में, एक न्यूट्रल का गया. सर्किट कैसे पूरा कर गया, ये मिला थोड़ी ना उससे. उसका वायर कभी खोल के देखना घर पे, खोल के देखना इसको, जो वो आए ना या खरीद रहे 3 पिन सॉकेट है, तो उसमें 3 पिन होते हैं, एक तार इससे जाता है, एक तार इससे जाता है. तो वो तार किसमें जा रहे हैं, फिर अप्लायंस में जा रहे हैं. कोई मिलते नहीं आपस में जाके, कोई सर्किट में जाते, सर्किट पूरा करते, फिर वापस नहीं आते. सर्किट किससे पूरा करेगा बेटा, लाइव वायर से. आ तो गया, बाहर कैसे जाएगा, ठीक है. अब सुन लो मेरी बात ध्यान से. तो ओवरलोडिंग लिखो, ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग लिख लिया. देखो, द करंट फ्लोइंग इन अ डोमेस्टिक वायर, current flowing in domestic wiring at a particular time depends on the power ratings of the appliances being used. दोबारा बोल रहा हूँ, the current flowing in a domestic wiring at a particular time depends on the power ratings of the appliances being used, of the appliances being used, ठीक है. If too many electric appliances, if too many electrical appliances of high power rating, if too many electrical appliances of high power rating are switched on at the same time, are switched on at the same time. अब ये जब ही होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने एक ही सर्किट के अंदर सारे लगा दिए, ठीक है, एक सर्किट में मान लो 4 सॉकेट लगे हुए हैं, और 4 सॉकेट्स में आपने प्रेस भी लगा दी, एसी भी लगा दिया, गीज़र भी लगा दिया,
सब बड़े बड़े अप्लायंसेज यूज़ कर लिए और ऑन एक ही टाइम पे कर दिए, जब ये होगा ही। अब वैसे तो घर में सब चीज़ें चलती है, रेगुलर चलती है हमारे, भाई एसी भी चल रहा है, अब मैं मेरे बाथरूम में जो है गीज़र भी लगा हुआ है, मेरी रसोई में जो है वो ओवन भी लगा हुआ है ना, सब चीज़ लगी हुई है, और दो गीज़र लगे हुए हैं, तीन गीज़र लगे हुए हैं घर में, लेकिन कभी आग नहीं लगती, ओवरलोडिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दे आर नॉट इन द सेम सर्किट, सर्किट अलग है उनका। अगर एक ही सर्किट के अंदर आपने ज़रूरत से ज़्यादा, जिसमें करंट जितना तुमने फ्लो कराना है उससे ज़्यादा अप्लायंसेस लगा दिए और उन्होंने ज़्यादा करंट खींचा, दैट इज़ कॉल्ड ओवरलोडिंग। समझ में आ गई ये बात? अब जैसे इस सॉकेट के अंदर ही, इस सर्किट में मान लो एक ही सॉकेट है, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें लगवा दूँ, मल्टीप्लग लगा दी, ठीक है। आजकल एक्सटेंशन बोर्ड आते हैं, तो एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर 3-4 सॉकेट्स होते हैं, तो वो यहाँ लगा दो, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो उसको, तो वो खराब है, दैट इज़ कॉल्ड ओवरलोडिंग। ठीक है, घर के अंदर अप्लायंस चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस सर्किट अलग होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखवाया मैंने, क्या लिखवाया था लास्ट? Switched on at the same time, they draw an extremely large current from the circuit. They draw an extremely large current from the circuit. This is known as overloading. This is known as overloading the circuit. This is known as overloading the circuit. ठीक है, आगे लिखे, ड्यू टू एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ड्यू टू एन एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्लोइंग थ्रू इट, the copper wires of household wiring, the copper wires या wires of household wiring, कुछ भी लिख सकते हो, gets heated, दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, due to an extremely large current flowing through them या through it, the wires of household wiring gets heated to a very high temperature, and a fire may be started. Fire may be started. ठीक है, आग लग सकती है, गर्म हो जाएगा एक से दो से ज़्यादा अगर उसमें से आपने, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका चैप्टर समाप्त, बस इतना ही था। ठीक है, अभी हमारे पास आधे घंटे का टाइम है, तो इसलिए भागो मत। ठीक है, तो ध्यान से, तो डायरेक्शन है ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ये वेस्ट की तरफ जा रहा है। अब एक बात ध्यान से समझना, करंट होता क्या है, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। अगर यहाँ पॉजिटिवली की जगह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो वो होता इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जिधर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम करंट की फ्लो बनाते हैं। सर्किट डायग्राम देख लो एक बार ध्यान से। सर्किट डायग्राम में हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, बैटरी को ऐसे लगाते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इधर से उधर होना चाहिए, लेकिन हम करंट की डायरेक्शन क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, उसके ऑपोजिट। ठीक, पर अब यहाँ पर क्या है, ये तो नेगेटिवली चार्ज था, अब पॉजिटिवली चार्ज जा रहा है इधर, तो जिधर पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा उधर की तरफ ही करंट की डायरेक्शन होगी।
जिधर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा उधर ही डायरेक्शन ऑफ क्या होगी, करंट होगी। और इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिवली चार्ज कोई भी पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिधर जा रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन किसकी होगी, करंट की होगी। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें इसमें क्या लगाना है, फ्लेमिंग्स। अब इसने हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक तो करंट और एक हमें क्या दे रखा है, डायरेक्शन दे रखी है, मोशन दे रखा है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो ध्यान से सुन लो। तो अगर हमारा वेस्ट की तरफ जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। अब उससे क्या हो रहा है, इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ। यहाँ था मान लो पार्टिकल ऐसे चला गया इधर, तो सॉरी नॉर्थ, डायरेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ घूम जाओ, तो डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्थ की तरफ। अब करंट किधर को हो गया, वेस्ट की तरफ। तो जरा लगाना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आपका थंब कहाँ को आता है, अपने आप लगा के देखो, लगाओगे तो पता चलेगा। अपनी कॉपी भी बना लो, इसको कॉपी भी बना लो अपनी, या कॉपी बना के बताओ मुझे। सब अपने अपने आंसर अपने पास रखो। अपनी कॉपी भी बना के लगाओ बेटा, कॉपी भी बना के लगाओ। जिधर को करंट है और जिधर को ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट किस तरफ को है, नॉर्थ की तरफ, और करंट किस तरफ है, वेस्ट की तरफ। ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, मेरे हिसाब से बाहर आ रहा है। तो अपनी कॉपी में चेक करो। देखो अगर आपका हाथ नहीं घूम रहा है इसके हिसाब से, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो आप ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है ना, तो करंट की डायरेक्शन इधर को ले लो, उल्टी डायरेक्शन, जिधर तुम्हारा हाथ सीधा हो, तो मोशन भी तो उल्टा हो जाएगा उसका, हो जाएगा कि नहीं। अगर मान लो मैं ऐसे करंट ऐसे करता है इसको, ऐसे ऐसे, अब नहीं हो रहा मेरा, तुम्हारी उसको उंगली पे उस पर होगा, कॉपी पे हो, मेरा तो इस पर सीधा हो रहा था ना। तुम अपनी कॉपी पे घुमा के देखो, घूम जाएगा तुम्हारा। करंट की डायरेक्शन ये रही, ऐसे ऐसे कर देखो, ऐसे देखो, ऐसे ये करंट, ये मूवमेंट, ऊपर को मोशन, तो ये किधर को गया, अंदर, तो डाउनवर्ड गया ना, तुम उल्टा ले लो, अपवर्ड। डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड ले लो, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तुमने बदल दी। अगर हाथ नहीं घूमता ना, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो उल्टी डायरेक्शन लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, अपवर्ड्स। तो इसका आंसर हो गया जी अपवर्ड्स। ठीक है, यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आंसर इज अपवर्ड्स। अब इसके बाद एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके जैसे ही, सुन लो ध्यान से, फिर दोबारा समझा रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया देख लो। इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है और मूवमेंट किधर को है, राइट साइड की तरफ। तो देख लो बेटा, एक बार बात नहीं करो प्लीज। इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, मूवमेंट इधर को हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन जिधर को जा रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन करंट की होती है ना। अब आपको वहाँ पे किसी को एक्सप्लेन तो करना नहीं, वहाँ पर तो आंसर लिखना है, अंदर गया कि बाहर आया। तो आपने जिधर डायरेक्शन ऑफ करंट है, अगर हाथ टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है, आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप इसी डायरेक्शन में ले लोगे। ये रहा करंट, ये रहा मूवमेंट राइट साइड पे, ये रहा, तो ये किधर को जा रहा है, अपवर्ड, तो तुम उसको डाउनवर्ड लिखो। करंट की डायरेक्शन क्योंकि इधर को थी, हमने इधर को ली है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। तो इसका आंसर शुड बी डाउनवर्ड्स या इनवर्ड या इनसाइड द पेज, कुछ भी इनसाइड द पेज, ठीक है, इनवर्ड्स, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं क्वेश्चन के एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया जी आपका।